नमस्कार। जनहित में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज बात करेंगे महंगाई की मार की। जनहित में आज सीधा सवाल है कि क्या महंगाई फिर से रफ्तार पकड़ रही है। दरअसल जनवरी में थोक महंगाई 1.81% पर पहुंच गई है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, खाने पीने के सामान में तेजी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लागत बढ़ रही है, खुदरा महंगाई भी 8 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये संकेत है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा दबाव होगा। क्या सरकार के पास इसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त विकल्प हैं या फिर आम आदमी को एक बार फिर से अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल जब फैक्ट्री में लागत बढ़ती है तो बाजार में दाम खुद ब खुद बढ़ जाते हैं और जब बाजार में दाम बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है मिडिल क्लास और गरीब तबके को। आज जनहित में इसी बढ़ती महंगाई पर होगी बहस। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन और समाधान क्या और उसके आगे क्या करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जनवरी में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ा दिया है। थोक महंगाई दर यानी WPI बढ़कर 1.81% पर पहुंच गई, जो पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि बाजार में बढ़ती लागत और आने वाले दिनों में संभावित महंगाई का संकेत है। दरअसल WPI उन कीमतों को दिखाता है जिन पर थोक स्तर का सामान बिकता है। अगर यहाँ कीमतें बढ़ती हैं तो कुछ समय बाद खुदरा बाजार में भी उसका असर दिखने लगता है। जनवरी में खास तौर पर खाने पीने की वस्तुओं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और ईंधन से जुड़े सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कच्चे माल की लागत बढ़ने से उद्योगों का खर्च बढ़ता है, वहीं बोझ आखिरकार ग्राहकों तक पहुंचता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सप्लाई से जुड़ी चुनौतियां और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव भी इस तेजी की बड़ी वजह है। अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि आपकी जेब पर असर होगा? सीधे और तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसका असर बाजार में दिख सकता है। फिलहाल जनवरी की ये आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि महंगाई का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। महंगाई की मार, जनता बेहाल। रोजाना जरूरत के सामान, खाने पीने की चीजें महंगी हुई। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई 0.21% से बढ़कर 2.21% हो गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई -0.43% से बढ़कर 1.55% हो गई। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -2.31% से घटकर -4.01 रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 1.82% से बढ़कर 2.86% रही। थोक महंगाई की बात करें तो वो भी अपने उच्चतम स्तर पर है। सामने आए आंकड़े अब हैरान करने वाले हैं। 2025-26 में अब तक थोक महंगाई: अप्रैल 0.85%, मई 0.39%, जून 0.13%, जुलाई 0.58%, अगस्त 0.52%, सितंबर 0.13%, अक्टूबर 1.21%, नवंबर 0.32%, दिसंबर 0.83%, जनवरी 1.81%। रिटेल महंगाई 8 महीनों के हाई पर जनवरी में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 2.75% पर पहुंच गई है। दिसंबर में ये 1.33% पर थी, 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। मई 2025 में महंगाई 2.82% पर पहुंच गई थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक रिटेल महंगाई: अप्रैल 3.16%, मई 2.82%, जून 2.10%, जुलाई 1.61%, अगस्त 2.07%, अक्टूबर 0.25%, नवंबर 0.71%।
दिसंबर 1.33%, जनवरी 2.75%। जनवरी के ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि थोक बाजार में महंगाई का दबाव फिर बढ़ रहा है। खाने पीने की चीजों से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक कीमतों में तेजी दिख रही है। भले ही ईंधन में कुछ राहत हो, लेकिन अगर उत्पादन लागत यूं ही बढ़ती रही तो इसका असर आने वाले महीनों में खुदरा बाजार पर भी पड़ सकता है। यानी सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, सवाल आपकी जेब का है। अब देखना होगा कि सरकार और बाजार मिलकर इस दबाव को कितना संभाल पाते हैं, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है तो उसका असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा आम आदमी पर ही पड़ता है। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी से आलोक जी हमारे साथ में हैं, आलोक वत्स जी, और रूपा पांडे जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ में मनीष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से जुड़ चुकी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे और मेहमान हमारे साथ में कार्यक्रम में जुड़ते चलेंगे। सबसे पहले मनीष तिवारी का रुख कर लेते हैं। मनीष, महंगाई दो कारणों से बढ़ती है, एक थोक महंगाई और एक रिटेल स्तर पर महंगाई बढ़ती है। लेकिन जब थोक में बढ़ती है तो रिटेल में बढ़ना 100% लाजमी हो जाता है। अब थोक महंगाई की दरें अपने उच्चतम स्तर पर जनवरी में है, 16 फरवरी यानी आज ये रिपोर्ट, ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जो अपने आप में आने वाले वक्त में आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले असर को बयान कर रही हैं। क्या लग रहा है, आने वाले वक्त में महंगाई की मार आम जनता को और तेजी से पड़ने वाली है? क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अब जब थोक महंगाई भी बढ़ेगी तो ऐसे में रिटेल पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। मनीष, बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से महंगाई का जो है सिलसिला अब जारी देखने को मिल रहा है, अगर कारणों की बात करें, जिस प्रकार से अगर लोग जो अर्थशास्त्र को समझ रहे हैं या जो चीज़ें हुई हैं उनके कारणों से जो है ये महंगाई की दर जो है बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से सबसे पहली बात जो है, किसी भी जानकार से बात करिए तो उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा जो है टैरिफ लगाया गया भारत के ऊपर, उसका जो असर जो 6 महीने पहले लगाया गया उसका असर जो है धीरे धीरे जो है अब भारत पर देखने को मिला। जिसके बाद जो है हालांकि उस टैरिफ की जो था 50 से घटकर 18% जरूर आ गया है, लेकिन जब तक वो 50% रहा तो काफ़ी चीज़ें जो आयात और निर्यात की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट को लेकर के हो, तो उनमें जो है उसकी वजह से ये महंगाई का सबसे पहला सिलसिला देखने को मिला। दूसरा, अगर हम पहलू देखें, जिस प्रकार से आपने देखा कि बेमौसम जो है बारिश एक सबसे बड़ी वजह रही। जिस वक्त सर्दियों के मौसम में कई दिन तक जो है पानी और बारिश होती रही, ओले गिरते रहे, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। कई सारी ऐसी फसलें थी जिनको पानी की ज़रूरत नहीं थी और कुछ फसलें ओले की वजह से जो है उन पर जो है प्रभाव पड़ा। जो हम कारण जो है फसल के ऊपर देख सकते हैं, जो सब्जियां थी, जैसे आज के समय में देखा जा सकता है कि अदरक हो या मिर्च, जो एक बहुत ही सस्ते रेट में मिला करता, वो आज की डेट में 200 रुपये किलो से भी ज़्यादा उसका रेट है। बाकी अन्य सब्जियों का भी रेट जो जिन बारिश की वजह से खराब हुई उनके रेट भी जो है इसी प्रकार से काफ़ी बढ़े हुए हैं, जो आम जनता के लिए काफ़ी समस्या है। इसी वजह से जो है लगातार जो लोग जो है देखा जा सकता है कि सब्जियां जो है। तीसरा पहलू अगर हम देखें, जिस प्रकार से अब होली का त्यौहार जो है बहुत नज़दीक आ रहा है, इस समय जो भी दूध के जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अभी से जो है दूध की मांग जो है काफ़ी बढ़ गई है, दूध के प्रोडक्ट काफ़ी तैयार किए जा रहे हैं, जो चाहे वो देखा जा सकता है। तो एक वजह है दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट जो है वो उनके जो है रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है एक होली के त्यौहार पे जो है सबसे ज़्यादा अगर मार्केट जो रहती है वो कपड़ों की मार्केट रहती है, तो कपड़ों के जो रेट हर बार की तरह, हर साल की तरह देखा जाएगा कि इस बार भी जो है रेट में इजाफा
इजाफा रहेगा, क्योंकि हर घर में, हर एक हिंदू घर में जो है जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि नए कपड़े का पहनने का चलन होता है, और एक मौका देखा जाता है कि ये होली का त्यौहार जो है कपड़ों के बाजार का जो है उनके लिए जो है कह सकते हैं कि दिवाली जैसा त्यौहार रहता है। तो एक रेट ये बढ़ने के कारण है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो हमारे जो एक ग्राफिक्स तैयार हुआ है, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि दर पर दर जो है जिस प्रकार से चाहे टैरिफ का मामला हो, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जो सप्लाई की चीज़ें हैं जो जगह जगह से आती हैं, चाहे मुंबई या कलकत्ता से यहाँ लखनऊ आती हूँ या लखनऊ से अन्य जगहों पर जाती हूँ, तो उनके रेट में अंतर आ जाता है। तो यही सब कारण है। इन्हीं कारणों की वजह से जो है आज के समय में खाने पीने की जो वस्तुएं कह सकते हैं ज़्यादातर उनमें जो है जो रेट का इजाफा हो रहा है, तो इन्हीं वजह से देखने को मिल रहा है। जी ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। सारिका गुप्ता का रुख लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ सारिका लगातार बनी हुई है। सारिका, मनीष ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से टैरिफ की दरें बढ़ी थी उसका भी बड़ा असर देखने को मिला था, क्योंकि ये सीधा 18% हो गया था, लेकिन 50% हुआ था। फिर अभी ट्रेड डील के बाद ये 50 से 18% हुआ। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि 18% तो ये महज कुछ महीनों के बाद हो गया है। ये कुछ महीने पहले 3% ही हुआ करता था। इस पूरी वार तकरार के पहले ये 3% हुआ करता था, और अब 18%। और दूसरा, अभी होली का जिक्र किया, होली है, होली के बाद रमजान है। आम जनता परेशान है कि आखिर लगातार इस बढ़ती महंगाई के बीच वो कैसे अपने त्योहारों को मनाएगी, क्योंकि अगर थोक महंगाई बढ़ती है तो रिटेल पर इसका सीधा असर होगा। और रिटेल यानी आम जरूरत की चीजें, खाने पीने की चीजें, कपड़े, तो इन सारी चीजों का सीधा जुड़ाव मिडिल क्लास पर ही पड़ना है। सीधा लोड जो असर है वो मिडिल क्लास पर पड़ना है। और 2025 से 26 के जो आंकड़े सामने आए हैं, इस रिपोर्ट ने हैरान कर दिया। जनवरी में सबसे ज्यादा है। अभी हाल ही में बजट पेश हुआ, ऐसी उम्मीद आम जनता ने लगाई थी कि बजट के बाद कुछ चीजों में कम से कम राहत मिल जाएगी, लेकिन इस दर को देखने के बाद, इस चार्ट को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि कोई राहत आम जनता को मिलेगी। बिल्कुल गरिमा, अगर महंगाई की बातचीत करी जाए तो महंगाई को लेकर अभी से नहीं, बल्कि फिर चाहे विपक्षी सरकार हो चाहे पक्षी सरकार हो, हर बार जो है सालों से महंगाई को लेकर आवाज गूंजती है। और ये कहा भी जाता है कि जब बजट पेश होगा तो महंगाई को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। लेकिन अब जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह सिर्फ एक नहीं है, कई वजह हैं। जैसे कि मौसम का निरंतर बदलाव होना, मौसम में जब वर्षा होती है, अधिक वर्षा हो जाती है तो उससे भी फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण किसानों को नुकसान होता है, और जो खाद्य पदार्थ हैं वो बाजारों तक नहीं पहुंच पाते। एक उनकी जो फसलें हैं वो कम पैदा होती हैं, चाहे फिर वो ठंड में पाले की मार हो या फिर गर्मियों में जो लू चलती है उसकी वजह से, कि जो कीटनाशक दवाएं हैं अगर उनका अधिक प्रयोग हो जाता है तो भी फसलों को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही है कि मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो है एक महंगाई में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बातचीत करी जाए तो जो हमारे फसलें होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे देश में बनते हैं, उनका आयात निर्यात किया जाता है। आयात निर्यात अगर दूसरे देशों से कम होता है तो इसका भी प्रभाव महंगाई के रूप में पड़ता है, और अगर ये अधिक होता है तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है उस पर लगाम कसी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है, अभी अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था उससे भी काफी प्रभाव पड़ा था। जो इंडस्ट्रियां थी वो कहीं ना कहीं ठप होने की कगार पर पहुंच गई थी, काफी लोगों ने तो अपने कर्मचारियों को निकाल दिए थे। और ऐसी महंगाई में जब कोई रोजगार वाला व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। वहीं अगर बातचीत करी जाए कि खाद्य पदार्थों की, तो हाँ, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान है और हम सनातनी हैं, हर रोज नए नए त्योहार होते हैं। अब होली का भी त्योहार है और ऐसे में मुसलमानों का रमजान भी शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं त्योहारों में विभिन्न तरीके के पकवान बनते हैं, लोग कपड़े खरीदते हैं, घर की सजावट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप रिटेल में ही ले सकते हैं। थोक बाजार का इफेक्ट तभी पड़ता है जब बाहर से लिए हुए पदार्थों का या फिर सामान का हम लोग क्रय विक्रय करते हैं, और वो सारी चीजें जो हम लोग रिटेल में लेते हैं, क्योंकि मध्यम वर्गीय रिटेल से ही सब चीजें खरीदता है। और जो बाजारें होती हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो थोक में सामान लेके आते हैं। लेकिन जब थोक में ही लोगों को महंगा मिलता है तो फिर रिटेल में भी लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता है। आज के समय में बजट से लोगों ने आस लगाई थी, लेकिन जिस तरीके से बजट पेश हुआ उसके बाद लगातार पेट्रोल डीजल में भी महंगाई देखने को मिली है, जिससे आवागमन जो है महंगा हो गया है।
वहीं दूसरी तरफ बातचीत करी जाए कि अगर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो उसका किराया भी महंगा हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें सस्ती कर दी गई हैं, लेकिन जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, जिसके कारण लोगों को वो भी महंगा लग रहा है, क्योंकि बिजली कम नहीं होगी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक चीजें कैसे वर्क करेंगी। वहीं अगर खाद्य पदार्थों की बातचीत करी जाए तो खाद्य पदार्थों में कहीं ना कहीं जो है महंगाई जरूर है। जो गृहस्थी संभालने वाली गृहिणियां हैं वो भी परेशान है। कहा गया था कि इस बजट के आने के बाद महंगाई पर लगाम कसी जाएगी, क्योंकि ये जो बजट है ये महिलाओं को ध्यान में रख के लाया गया है, लेकिन ऐसा अभी महिलाओं को दिखाई नहीं दिया है। हालांकि महिलाएं काफी नाराज हैं। सुरक्षा तो उनको दी जा रही है, लेकिन उनकी जो रसोई है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाकायदे जो दालें हैं, जो खाद्य पदार्थ है, जो सब्जियां हैं, वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं, और यही वजह है कि गृहिणियां जो हैं वो अब रसोई पर ध्यान देने की बातचीत कर रही हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसकी कई वजह है गरिमा, और लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस लिहाज से तो मिडिल क्लास काफी परेशान है, और कहीं ना कहीं अब मिडिल क्लास को और जो उच्च वर्ग है उसको छोड़कर निम्न वर्ग के लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, अपने आप में परेशानी बढ़ सकती है। लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में रूपा पांडे जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। रूपा जी, क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को एक बार फिर से महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, और ज्यादा मार जो है महंगाई की वो पड़ने वाली है, और ऐसा लग रहा है कि अब घर का बजट बिगड़ने वाला है लोगों के। गरिमा जी, निश्चित रूप से बहुत ही दुख और बहुत चिंता के संकेत आ रहे हैं, जिस तरह अभी चर्चा में सामने आया है। देखिए, दोहरी मार पड़ रही है, दोहरी मार का शिकार जनता हो रही है। आय बढ़ नहीं रही है, महंगाई तेजी से रफ्तार पकड़े हुए है, हमारी तनख्वाहें उसी जगह अटकी हैं और महंगाई ने स्पीड पकड़ ली। अब आप समझिए कि जनता जाए तो कहाँ जाए। अभी सुबह ही मैंने मूली ली, जो 10 रुपए की 4 मूली मिला करती थी, वो आज 5 रुपए की 1 मूली, पतली सी छोटी सी मूली। होश उड़ गए कि ये सस्ती चीजें हुआ करती थी, मिर्च, नींबू, धनिया, ये सस्ती वस्तुएं हुआ करती थी सब्जी में। इन्होंने आसमान छू लिया, आसमान पकड़ लिया। अब आप एक वानगी भर है कि आप देखिए कि सब्जियों का क्या हाल होगा। 500 की नोट आप लेकर निकलिए तो आपको 2 या 3 टाइम की सब्जी भले मिल जाए, क्योंकि छोटे परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, उनके बनाने के लिए आपको 2 या 3 बार की सब्जी ही 500 में निपट सकती है। फल तो दूर की कौड़ी हो गई। फल अब मध्यम वर्ग की पहुंच से फल दूर हो चुका है। अगर कोई बीमार है तो अपने लिए फल की जगह अब राशन खरीदता नजर आ रहा है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, अभी बार बार बात उठी है कि प्राकृतिक जो स्थितियां आई, बारिश वगैरह हो गई, जो ओले गिर गए, उसकी वजह से किसानों की फसल नष्ट हुई। देखिए, प्रकृति पर हमारा नियंत्रण नहीं है, व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। मैंने एक बार अभी जल्दी ही महंगाई पर के न्यूज पर ही बहस आई थी, तो मैंने कहा था, मैं फिर दोहरा देती हूँ कि भंडारण गृह जो है वो पर्याप्त नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में बैठी हूँ। भंडारण गृह की स्थिति ये है कि किसान उपज पैदा कर देता है, वो अपनी फसल को लेकर कोल्ड स्टोर के सामने ट्रकों के साथ खड़ा है, लेकिन उसका राशन या उसकी उपज को रखने की व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। बारिश हो जाती है, किसान का मेहनत से उगाया हुआ अन्न नष्ट हो जाता है। लाइन में ट्रक लाइन से खड़े हुए हैं, और बारिश हो गई, वो सब उनमें सब कोपले फूट गई गेहूं। तो ये क्या प्रकृति का दोष है? यहाँ हम प्रकृति को ही दोष देंगे, इसमें हमारी व्यवस्था का कोई दोष नहीं। बारिश होगी, पाले होंगे, ये पहले भी हुआ है। ये देखिए, प्रकृति है, प्रकृति अपना रूप दिखाती है। मनुष्य को, अगर मनुष्य के अंदर थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता है और ब्यूरोक्रेट समझते हैं कि हमें कैसे व्यवस्था में लड़ना कैसे है, तो अपने भंडारण गृह में उपज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो। हर बार कहा जाता है कि भंडारण गृह बहुत बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी जब गवर्नमेंट आई थी तब उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन यहाँ कोई नए भंडारण गृह बनते नहीं दिखे हैं। तो जब कोई चीज सुरक्षित नहीं की जाएगी, कालाबाजारी फुल फॉर्म पे कालाबाजारी कर ली जाएगी, और आम चीजें देखिए,
सबसे बड़ी बात देखिए, आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स को घटाना होगा। सब्सिडी गैस और खाद्य सामग्री पर अच्छे से देनी होगी, और किसानों को उनकी उपज का भरपूर मूल्य मिलना प्रारंभ हो जाए। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर बार बार चर्चा होती है, हम सब बार बार ये बात करते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात रह जाते हैं, और हम फिर आई हुई महंगाई के सामने सुरसा के मुंह की तरह फैली हुई महंगाई के हम सामने बहुत बेबस नजर आने लगते हैं। चलिए लौटेंगे जरूर पर जी आपके पास में। कालाबाजारी का आपने जिक्र किया, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे साथ में आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आलोक जी, जनता को राहत पहुंचाने की बातें कही गई थी, लोगों के खाते में 15-15 लाख आने का जिक्र किया गया था, लोगों को हवाई यात्रा करने वाली बातें की गई थी, लेकिन हवाई यात्रा तो छोड़ दीजिए, महंगाई की स्थिति ऐसी है कि कम से कम आम जनमानस अब ट्रेन से भी यात्रा कर ले या रोडवेज वाले वाहनों से भी यात्रा कर ले, बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे आखिर इस महंगाई से आम जनता बचेगी? खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। जनवरी में अपने उच्चतम स्तर पर आज 16 फरवरी को एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें थोक महंगाई दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मतलब जो चीज 0.13% थी वो जनवरी में 1.81% कुछ महीनों के अंतराल के बाद। अब आप सोचिए, थोक चीजें बढ़ती हैं, तुरंत ही रिटेल पर उसका असर पड़ने लग जाता है। हम सब अपने घर के लिए कोई सामान लाते हैं, उसमें ही साफ तौर पर समझ में आने लग जाता है। और अगर डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो सीधे तौर पर सब्जी या हर एक चीज जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगता है उसका भी चार्जेस जुड़ जाते हैं। कैसे आम जनता खाना खा पाएगी? बजट आप तो पेश कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन आम घरों के बजट की चिंता क्या है वाकई सरकार को? अनम्यूट कीजिए सर, आप पहले अनम्यूट करें। देखिए गरिमा जी, हाँ, शुरू में जब आपने 15 लाख की और ये बात की तो मुझे लगा कि शायद कोई कांग्रेसी प्रवक्ता तो नहीं है क्या? खैर, मैंने कुछ गलत बोला क्या? आपकी पार्टी के नेताओं के बयान है? गलत नहीं बोला। हाँ। आपने बिल्कुल गलत नहीं बोला जी। देखिए, देश आज प्रगति के मार्ग पर बहुत तेजी से प्रशस्त है, और वैश्विक स्थिति क्या है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई, उसके बाद गाजा पैलेस्टीन की लड़ाई, ईरान की लड़ाई, हमारे ऊपर 50% टैरिफ, उस बीच में हमें पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ा। तो ये सारी चीजों का मिला जुला असर आता है, लेकिन जो आरबीआई के गाइडलाइंस हैं और जो आरबीआई के मापदंड हैं, पैमाने हैं, उसमें अभी हम नीचे नहीं गए हैं। 2.74, 2.43 इसी के इर्द गिर्द महंगाई को हम कंट्रोल किए हुए हैं। और रही बात, अभी कुछ लोगों ने जिक्र किया था यूएसए का टैरिफ का। यूएसए की टैरिफ का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, अगर मैं साफ गोई से कहूं तो। हमारे कपड़ा उद्योग, जिस पर आई थिंक आफ्टर एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन, ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर का क्षेत्र है। लेबर इंसेंटिव हैं, मशीनों के द्वारा यहाँ उत्पादन किया जाता है, और ये लगभग बहुत कम आ गया, बहुत नीचे आ गया। बहुत सी ज्यादा फैक्ट्रियों ने अपने वर्कर्स निकाले, मजबूरी में निकाले, उनके पास काम ही नहीं था तो बैठा के करते क्या। और अगर ये आलम चलता रहता तो मानिए कि 10 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान की जनता बेरोजगार हो जाती। लेकिन ये तो मोदी जी का करिश्मा था, जैसे उन्होंने मदर ऑफ डील्स किया यूए के साथ, डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट डे घुटनों पे आ गए और उन्होंने 18% प्रोडक्ट कर दिया। अब आपने जिक्र किया 3% का। 3% का एक जमाना था, तब की बात है। आज 18% है तो चाइना का 34% है, बांग्लादेश का 19% है, पाकिस्तान का 20% है। इस पूरे एरिया में अगर सबसे कम है तो हम लोग हैं, और इसका बेनिफिट अब आने वाले कुछ महीनों पर हमको मिलेगा, क्योंकि अभी वो लागू नहीं हुआ है, क्योंकि डील साइन नहीं हुआ है। लागू होने के बाद 2-3 महीने लगेंगे ऑर्डर को मटेरियलाइज करने में। और जो ट्रेड डेफिसिट था उनके साथ, वो बहुत बड़ा सा, खैर उस पर मैं बाद में बात करूंगा,
और जो परचेजिंग पावर थी उन लोगों की बढ़ गई है, उस हिसाब से डिमांड आ नहीं पाया। जिसको मेरे बहुत से साथियों ने बताया कि शीतलहर थी, बारिश ने बहुत सी फसलें खराब कर दी, खासकर गेहूं का, कि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। गेहूं पर तो जबरदस्त असर पड़ा बारिश का, खड़ी हुई फसल लेट गई बारिश के कारण, और रिकवरी नहीं हो पाई वहां से जितना हम लोग चाहते थे। तो ये सारी चीजें मिला जुला कर असर करती है महंगाई पर। और कुछ बहनों ने कालाबाजारी की भी बात की थी, तो मुझे नहीं लगता है हमारे चौकन्ने मापदंड में, ठीक है, ये कांग्रेस का जमाना नहीं है जहां होर्डिंग इस तरीके से लोग कर लेते थे। अब कोई छिटपुट कर रहा होगा तो मैं नहीं मना कर सकता, बट राशन जो मिल रहा है लोगों को पूरा पूरा मिल रहा है सर। लेकिन होल्डिंग, अगर होल्डिंग नहीं हो रही होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। और बात कांग्रेस के जमाने की नहीं है। अगर हम आपको याद दिलाएं कांग्रेस का जमाना, अब आपने क्योंकि जिक्र कर दिया, मुझे आपने कांग्रेस का प्रवक्ता भी कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने प्रवक्ता नहीं कहा। हाँ, आपने कहा मैं वैसा साउंड कर रही हूँ, आपने कहा मैं वैसा साउंड कर रही हूँ। बट यू आर नॉट। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। आपने कम से कम यू आर नॉट कह के मेरी लाज रख ली, ठीक है। लेकिन आपने कांग्रेस के समय का जिक्र किया, इसलिए आपको बता दूं कि कांग्रेस के समय पर रसोई गैस को लेकर आपकी सरकार की मंत्री, आपकी सरकार के नेताओं ने किस तरीके से चूड़ियां तोड़ी थी, क्या वो आपको याद है? आज उसी रसोई गैस की कीमत क्या है? आज उसी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? मुझे लगता है हमें रिकॉल करने की जरूरत है। और इन सारे कारणों के चलते जिनका आपने जिक्र किया कि विश्व स्तर पर जो भी चीजें, वैश्विक स्थितियां हैं, उनका बड़ा असर पड़ रहा है, तो इसको लेकर अपने स्तर पर, अपने देश के भीतर कम से कम आम जनता के लिए चीजों को सोचना चाहिए। और ये दावे तो बड़े बड़े मंचों से जो किए जाते हैं, उस वक्त भी सोचना चाहिए कि हम जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं क्या वाकई वो आने वाले वक्त में पूरा हो जाएगा या नहीं, है ना। इस पर खैर आपसे हम चर्चा करेंगे और मेहमानों को जोड़ते चलेंगे। अभी कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चंद चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। प्राचीन परंपरा जन चौपाल की ही थी। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और विकास के कुशल शिल्पी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और इस पूरे कार्य योजक हमारे युवा संतों के बहुत ही लाडले, बहुत ही प्रिय, और मैंने कई दशकों से देखा है जो निरंतर समाज सेवा में जन से लगभग 18 घंटे का समय देते हैं, स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। अरे ताली तो बजाओ यार, हम कोई फीस थोड़े ले रहे हैं आपसे, कमाल की बात है, ताली मजबूत होनी चाहिए। और सभी यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान, विधायक गण, पूर्व विधायक गण और पूर्व भी अब वर्तमान होने वाले हैं, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारी संस्कृति बहुत महान है। जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं ये क्षेत्र पौराणिक है, कभी आप इस पर दृष्टिपात करें। और आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई 1 मिनट में जरा जल्दी से बढ़िया हरियाणा वाली पगड़ी बांध, और उसके बाद मेरे को 2-3 महत्वपूर्ण बातें आज कहनी है। मैं कहना चाहता हूँ, क्षेत्र 5000 वर्ष पहले ब्रह्मलोक में रास हुआ था। राधा कृष्ण और राधा कृष्ण रास में इतने लीन हो गए, वो जल के रूप में, और वही जल नील गंगा के रूप में श्यामपुर में बह रहा है। ये इतना पौराणिक। और मैं आपको निवेदन करूं, 1901 में एक संत ने यहाँ एक अंति की,
और आज इसलिए यहाँ इस सभा में हमारे पूज्य स्वामी ऋषि सहित सभी हमारे अखाड़ों के सभी संत महंत महामंडलेश्वर यहाँ उपस्थित। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान रही। हमारी संस्कृति में जो पुरुषार्थ चतुष्टय था, उसमें धर्म, अर्थ, काम और था, लेकिन हमको सिर्फ 2 चीजें पढ़ाई गई। हमें अर्थ और काम 2014 के बाद धर्म और मोक्ष की चर्चा इस देश में होने लगी। मैं कह सकता हूँ सारे प्रदेशों में एक हमारा उत्तराखंड ऐसा है जिसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने धर्म की विशेष ऊर्जा प्रदान की है। अब अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी 3-4 दिन लोग एक सभा में साथ में थे जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री थे और सब लोगों ने, मैं ये कहना चाहता हूं, योगी जी से लेकर के राजनाथ सिंह जी ने भी पुष्कर सिंह धामी के विश्व कार्यों की प्रशंसा की। अगर हम प्रशंसा करें तो कई लोगों को शक होता है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज उत्तराखंड के विकास की जो गूंज है, उत्तराखंड जो मॉडल है, पूरे देश में घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है। देखो, थोड़ा समय मिला है। ये श्यामपुर को हमने 2 दशक पहले का श्यामपुर भी देखा, 3 दशक पहले जहां खास कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत कपिल जी आपका। कपिल जी, जनवरी में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। थोक स्तर पर अगर बात करें तो लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। कपिल जी, आवाज मिल रही है आपको? सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वजह है कि आम जनता को राहत नहीं मिल पा रही है? रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं। आने वाले वक्त में त्योहार, एक तरफ बजट पेश हुआ, आम जनता ने एक उम्मीद जगाई कि इस बजट के पिटारे से कुछ खास निकलेगा और शायद थोड़ी राहत देकर जाएगा। अमूमन ऐसा होता भी था कि बजट के बाद कई चीजों में गिरावट आती थी, कुछ चीजें महंगी भी होती थी, लेकिन अगर रोजमर्रा की चीजों पर महंगाई आ जाए तो सबसे ज्यादा असरदार या सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली कहने साबित होती है। ये जो महंगाई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डबल और ट्रिपल है। जबकि इन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। और जो कांग्रेस के समय में ये कहते थे कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं, तो वो डाइन अब दुगने और तिगुने रफ्तार से खा रही है। और अब इनको सारी चीजें दिखाई दे रही है। ग्लोबल इकोनॉमी दिखाई दे रही है, फिजिकल डेफिसिट दिखाई दे रही है, अपनी जीडीपी दिखाई दे रही है, दूसरों का युद्ध दिखाई दे रहा है, अपना युद्ध दिखाई दे रहा है, अमेरिका का टैरिफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले नहीं था क्या? पहली बार भारत का उदय हुआ है ग्लोबल। ठीक है कपिल जी रोक रहे हैं आपको सुनेंगे पूरा विस्तार से। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ते चलते। गिरीश शुक्ला हमारे साथ में, बहुत स्वागत सर आपका। गिरीश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? कि देश की सरकार के बारे में नहीं, सारे संसार में पूंजीपतियों ने सत्ताओं पर कब्जा कर लिया है और नागरिकों को सारी दुनिया के गुलाम बनाया जा रहा है। कल मैं एक गेस्ट हाउस में बारात में गया था, 40-50 लाख का किराया था उस गेस्ट हाउस का, और जहाँ पर सैकड़ों नौजवान जो है पत्तले धो रहे थे और खाना बांट रहे थे, पैरा वेटर का काम कर रहे थे। आज देश की नहीं, संसार की आकाशीय वृत्ति बना दी गई लोगों की। हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व से कहते हैं 240 करोड़ बुझाएं, अब 25 साल बाद ये बुझाएं पूरी होंगी, तब उनका क्या उनसे आम होगा। सारे रोजगार खत्म कर दिए गए, देश के व्यवस्थित रोजगार खत्म कर दिए गए, महंगाई चरम सीमा पर, ब्लैक मार्केटिंग सीमा, कमीशन खोरी, घूसखोरी, झूठ, मक्कारी इस देश में संसार में फैला दी गई है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, ये कांग्रेसी नहीं थे, एक दर्शक थे, और ये आपको कैसा साउंड करे इस पर हम जरूर आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले कपिल जी को सुन लेते हैं। कपिल जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए गरिमा जी, मैं बहुत स्पष्ट बात आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मुसलसल आपने देखा होगा कि जिन पर विरोध करती थी भारतीय जनता पार्टी, उनकी महंगाई को डबल और ट्रिपल कर दिया। 400 का सिलेंडर अभी 1100-1200 तक का आ रहा है। डीजल देख लीजिए, जिससे किसान प्रभावित होता है, किसान की खेती प्रभावित होती है, वो लगभग 100 रुपए पे जाकर के खड़ी है। कोई कंट्रोल इनके बस का नहीं है। और इनका मास्टर स्ट्रोक तो भाई पूछने लायक है। जब 50% हो जाता है, उसके बाद 18% कर देते हैं, तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, मोदी के आगे अमेरिका झुका। तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि 6 गुना बढ़ा दिया? पहले तो आप 3% देते थे, अब 18 दे रहे हैं, तो 3 गुना है। क्यों छुपा रहे हैं हकीकत?
आप अपने ही देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जो सच्चाई उसको स्वीकार करने में क्या गुरेज है? आपके पास जो वित्त मंत्री हैं वो ये तो कहती है कि अगर प्याज का दाम बढ़ रहा है तो प्याज खाना छोड़ दो। ओला उबर को जो है वो जिम्मेदार ठहराती हैं कि गाड़ियों में अगर निवेश नहीं आ रहा, गाड़ी खरीद नहीं हो रही है, तो ओला उबर उसके लिए जिम्मेदार है। मंदी का दौर इस वजह से ऑटो सेक्टर में आ गया। तो जब आप ऐसे इकोनॉमिक्स रखेंगे अपने यहाँ वित्त मंत्री जिनका इकोनॉमिक्स से कभी लेना देना नहीं रहा है, तो वो इसी तरीके की चीजें होंगी। आप सोना का स्तर देख लीजिए, किसी भी बहन बेटी के यहाँ अगर शादी पड़ी है तो उसके माँ बाप चांदी का भी जेवर नहीं खरीदने के लायक, क्योंकि 80,000 की चांदी 4 लाख और 1.5 लाख रुपया तोला जो है वो ये चल रहा, 2 लाख रुपया तोला के करीब में चल रहा है सोना। तो आप मुझे बताइए ना कि कोई कहां से महंगाई। और जिस समय आपको अगर किसी भी देश की स्वास्थ्य की जानकारी लेनी है तो आपको कैसे पता चलेगी? वो आपके अपने रुपए से, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पे है, 92 रुपए के करीब में चल रहा है। और इतना तो रुपए कभी नहीं गिरा था। हमारे प्रधानमंत्री तो कहते थे कि रुपए गिरता है तो देश की चाक गिरती है, और उम्र से जोड़ा करते थे लोगों के। ठीक है, अब क्यों नहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं? चलिए अभी जवाब लेंगे, जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, जवाब लेते हैं। पहले बड़ी चीज यही है, हाँ ठीक है, ये जानबूझ के अपनी कमियों को छुपाते हैं। ये कुछ व्यापारी बड़े व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। ये इसेंशियल। ठीक है, आलोक जी से हम इसका जवाब जरूर लेंगे। पहले मनीष का रुख कर लेते हैं, फिर आलोक जी के पास जाते हैं। मनीष, क्या कहेंगे सर? अभी देखिए अलग अलग कारण निकल कर आए। एक तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है और महंगाई को लेकर हमेशा ही वर्तमान सरकार की ओर से बचाव किया जाता रहा है, वो कोई भी रही हो, ऐसा नहीं है। इसके पहले अन्य उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के दौर में ऐसा नहीं है कि स्तर बहुत कम होता चला गया था। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है वो ज्यादा परेशान कर देने वाली है, क्योंकि इनकी ओर से विरोध भी बड़े स्तर पर देखने को मिला था। मिलेगा जिस प्रकार से अगर हम आयात और निर्यात में, और जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रेलवे का ट्रांसपोर्ट हो या ट्रक का ट्रांसपोर्ट हो, अगर वो महंगा होता है तो कोई भी वस्तु होगी, चाहे वो कपड़े का हो बिजनेस या खाने पीने, चाहे फल फ्रूट्स और कोई भी चीज़ हो, वो लगातार उसके रेट्स बढ़ते रहेंगे। जिस प्रकार से अगर देखा जाए कोई भी चीज़ निर्यात होती है तो हर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है। कहीं पर सेब, जैसे कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब होता है, अगर वो निर्यात होकर के लखनऊ आ रहा है तो सबसे बड़ा कारण जो है ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होता है तब जब विदेश से जो है हमारे लिए कच्चा तेल आता है, कच्चा तेल जब हमें महंगा मिलेगा तो ट्रांसपोर्टर अपने आप ही रेट बढ़ाएंगे। और सबसे अहम बात अगर देखा जाए, टैरिफ का एक सब अहम मामला ये रहा ही रहा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से सभी लोग ये जरूर मानते हैं कि अगर कहीं युद्ध होता है तो उसका असर जो है दूसरे अन्य देशों पे जरूर पड़ता है, तो वो उसका असर भी देखने को मिला। तो कैसा कहा जाए कि अगर बाहर से सबसे ज़्यादा चीज़ों में अगर हम देखें तो अगर हम युद्ध अपने सैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें बाहर से खरीदते हैं, या तो साथ में सबसे ज़्यादा अगर हमसे हमारी जो कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का जो सबसे खर्च जो है, हमारा देश ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्च भी होता है और सबसे ज़्यादा हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अब उसका भाव जब रेट बदलेंगे, जिस प्रकार से अगर हम देख सकते हैं कि डॉलर का रेट जहाँ पर डॉलर के रेट में आज के रुपए के रेट में काफ़ी फ़र्क है, और जैसे जैसे फ़र्क होगा, क्योंकि हम डॉलर में ही कोई पेट्रोल हो या बाहर से निर्यात करने के लिए कोई भी वस्तु लेंगे तो हम डॉलर में ही उसका पेमेंट करते हैं, और उस पेमेंट का असर जो है हमारे रुपये के मुकाबले डॉलर में काफ़ी अंतर है। तो ये सब चीज़ें का फ़र्क जो है हमारे देश पर पड़ता है, फिर हमारी आम जनता पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ता है वो जो मिडिल क्लास फैमिली है। तो इन सब पहलुओं को अगर देखा जाए, हालांकि बारिश और ये सब सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन जब यहीं पर ज़मीनी हकीकत में ही अगर हमारे रुपए से ले करके जो है बाकी अन्य चीज़ों को आयात निर्यात में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, कि तो उसका फ़र्क जो है हम आम जनता को जो है झेलना पड़ रहा है। और इसी को देख सकते हैं कि अगर होली ईद तक ये सिलसिला और भी लगातार देखने को मिलेगा, और इसका रेट जो चाहे खाने पीने की सब्जी का हो या फल का हो या कपड़ों से लेकर के बाकी, जैसे सोने चांदी की बात
आप देख ही सकते हैं क्या भाव चल रहे हैं। 1,60,000 रुपए में आज चांदी 10 ग्राम थी। तो कह सकते हैं कि चाहे किसी भी चीज की बात की जाए तो हालांकि देखा जा सकता है कि सभी में काफी रेट्स का लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसका जो है बिल्कुल। और सोने चांदी के दाम तो अभी हालिया उदाहरण है कि आप देखिए ना किस तेजी के साथ में बढ़े हैं। क्या ये पहले नहीं जानकारी थी? पहले तो जरा से दाम बढ़ने पर अगर हंगामा था तो फिर आज वो हंगामा क्यों नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, अभी आपने सुना, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े, उनकी ओर से भी नाराजगी व्यक्त की गई, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान की स्थितियां आप भी ये स्वीकार कर चुके, कारण आपकी ओर से कोई भी XYZ दिए गए हों, लेकिन सर आम जनता क्या करे? आप बताइए, आम जनता क्या करे? वो टैक्स भी भरकर दे रही है, उसके बावजूद अगर उसे बार बार, हर बार या हर महीने, हर साल ऐसे ही महंगाई झेलनी है तो फिर सवाल तो वो करेगी। देश की जनता खुश है। देश की जनता देश को आगे बढ़ते हुए देख रही है। देश की जनता जानती है कि अब भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। और अगर देश की जनता भूखी रहने लग जाए, कैसे 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 इस बात को माना जाएगा कि देश की जनता खुश है? मैं खुश नहीं हूँ। आपको पता है मैं भी इस देश की जनता हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। मेरे परिवार में, मेरे घर में शादी है, मुझे इस बात की चिंता है कि मुझे गहने कैसे खरीदने हैं, बताइए। हर माता पिता जिनकी बेटियां हैं उनको चिंता है कि वो अपने बच्चों की शादी के लिए गहने कैसे खरीदें। बहुत रस्में होती है। सोने चांदी को हमारे यहाँ सिर्फ आभूषण, मतलब सिर्फ एक पैसों के तौर पर नहीं देखा जाता, रस्मों से जुड़ाव है उनका। अब उन रस्मों को कैसे पूरा किया जाए? देखिए, रस्म बड़े स्केल पे नहीं करना है, उसको छोटे स्केल पे कीजिए। अभी देश का साथ दीजिए, हमको आगे क्या बात है, हमको आगे बढ़ने दीजिए। और ये कोई सोना महंगा तो प्याज खाना छोड़ दीजिए, लहसुन महंगा तो लहसुन खाना छोड़ दीजिए। इसमें कुछ नया नहीं है। आलोक जी तो खैर रस्मों को लेकर ही बोल रहे हैं। आलोक जी की पार्टी के प्रवक्ता ये कह चुके हैं कि भाई अगर प्याज महंगा है तो प्याज मत खाइए। ये कहा आपको? नहीं, आपकी पार्टी के नेता कह चुके हैं ऐसा। आपकी वित्त मंत्री कहीं थी? कपिल जी, हाँ सुन लेते हैं। हाँ, क्या एक चीज बताइए गरिमा जी, क्या हिंदुस्तान में ही सोना महंगा हुआ है कि ये वैश्विक स्तर पर सोना महंगा हुआ है? आप क्या सबसे ज्यादा? अच्छा, कपीश जी ने जितने सवाल उठाए कि भाई पहले रुपया गिरता था तो बड़ी समस्या थी, अब रुपए की चिंता नहीं है क्या? अब रुपया भारत की मजबूती के साथ नहीं जोड़ा जाता। अब डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ है, क्या इससे फर्क नहीं पड़ता? अब पहले भारत की लोकलाज रुपया हुआ करता था, अब नहीं है। ये दोहरा रवैया कैसे माने हम? लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, और हम जिस भी राज्य में चुनाव में जाते हैं वहां हम तिबारा रिपीट हो रहे हैं जनता के द्वारा। तो कुछ परिस्थितियों को झेलने के लिए कपिश जी उनको कंप्लीट करने दीजिए। कपिश जी पहले बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आलोक जी। कुछ परिस्थितियों को हमें झेलना होगा। जिस घर से निकालकर हम भारत की आर्थिक स्थिति को ऊपर लाए हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया है, और आने वाले समय में चीजें और सुधरती चली जाएंगी। महंगाई के लेवल को हमने 2.74 से ऊपर जाने नहीं दिया है, लेकिन हाँ कभी कभी उतार चढ़ाव के कारण किसी महीने थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट ये गति कोई बहुत बड़ी ऊपर नहीं जा रही है। तो गति में थोड़ा सा बिखराव हुआ है, उसका असर ठीक एक महीने पहले। ठीक है, चलिए ठीक है आलोक जी, लौटेंगे हम आपके पास में। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में रूपा जी हैं। रूपा जी, आप क्योंकि महिला है, गृहिणी है, तो आपको ये जानकारी होगी कि ठीक एक महीने पहले अरहर की दाल की कीमत 100 रुपए हुआ करती थी, जो इस महीने 130 रुपए हो चुकी है। अब अचानक से अलग अलग देशों में हो रहे युद्ध का कितना बड़ा असर इस अरहर की दाल पर पड़ा, मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर कोई आपको लगता है जानकारी हो कि भाई इस वजह से कुछ महीनों के भीतर ही 30 रुपए बढ़ गए, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अरहर की दाल या जो भी दालें हैं बेसिक जरूरत है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, एक उदाहरण दिया कि एक चीज के दाम एक महीने पहले 100 थे, अभी 130 हो गए। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक आम जनता को बार बार युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं का हवाला देकर उनकी जेब को बहुत खींचा नहीं जाए, क्योंकि आम जनता ये जानना चाहते हैं कि उसकी थाली से सब कुछ घट कैसे रहा है।
वो कितनी चीजें छोड़े, कैसे उसकी थाली पूरी हो। और हम उस देश में हैं जहां अभी भी बहुत सारी आबादी रात को भूखे सोने के लिए विवश हो जाती है। बदलाव आए हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं स्थिति देखिए, टमाटर जो बेसिक चीज है, हर हर चौके की, हर हर रसोई की बेसिक जरूरत है, टमाटर ने बहुत तेजी से छलांग लगाई। कहीं कहीं तो इतने गरीब लोग हैं कि वो सिर्फ कहते नहीं थे कि रोटी और चटनी खा लेंगे, तो अब तो वो टमाटर की चटनी तक नहीं खा सकते। तो ये कुछ कुछ इतनी ये बेसिक सी चीजें जिन्होंने आसमान छुए हैं, जो बिल्कुल अब या तो उच्च स्तर पर जो है वो, या फिर उच्च मध्यम वर्ग वो है, वही यूज कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जनता को निराश करने वाली और हलकान करने वाली स्थिति है। युद्ध आदि होते हैं और वैश्विक स्थितियां बदलती हैं, लेकिन एक होनहार समाज को एक अच्छे दिशा में ले जाने वाली सरकार वही होती है कि अपनी इन सब चीजों पर एक दृष्टि रखे और वो व्यवस्थित रखे। मैंने फिर कहा कि प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे हाथ में नहीं है, वैश्विक स्थितियां भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा अपना जोड़ तोड़, हमारे अपने आंकड़े हम अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और जनता को दोहरी मार न झेलनी पड़े। व्यवसाय और आय के स्रोत बढ़ने होंगे। बार बार यही कहूंगी, जब धन आएगा तभी खर्च हो पाएगा। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। मनीष का जल्दी से एक बार रुक करते हैं, फिर वापस प्रवक्ताओं का रुख करेंगे। मनीष, क्या आम जनता की नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोने और चांदी की ही कीमत की अगर हम बात करें तो बजट से पहले सोना 2 लाख के ऊपर पहुंच गया था और चांदी 4 लाख के ऊपर। अब आप सोचिए कितनी बड़ी, और सहालक का सीजन है। अब इस सहालक के मौसम में गहना कैसे खरीदेंगी बहना? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इसको लेकर के विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस कई बार जो है सवाल सरकार के ऊपर उठा चुके हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अब अपनी बेटियों की शादी में जो है अब सोना और चांदी से जो है उनको विदाई देना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब उस तांबे जैसा माहौल बन रहा है कि तांबे के जेवर बनवा करके जो है अपनी बिटिया का जो है विदाई करें। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 4 लाख पार हुई थी चांदी, और कह सकते हैं कि वहीं पर सोना भी 2 लाख के आसपास पहुंचा था। तो जिस प्रकार से ये रेट जो है, और देख सकते हैं कि ये रेट आसी पास यहीं से कभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, कभी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरते हैं। लेकिन ये 1.5 लाख से ऊपर ही सोने की कीमत जो है लगातार देखने को मिल रही है। शादी ब्याह का सीजन है इस समय, हर एक माँ बाप चाहता है कि अपनी बिटिया की विदाई में, या बहुत सारे रिश्तेदार किसी की बेटी की जो रिश्तेदार होते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। अब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल भरा, क्योंकि अगर एक छोटी सी चांदी भी की पायल भी लोग लेने जा रहे हैं तो वो 5,000 रुपए से ऊपर की होती है, बिल्कुल छोटी सी, जो गिफ्ट देने में भी शर्म लोगों को आ रही है। तो कहा जा सकता है कि इस समय बिल्कुल अपने आप में हर वर्ग के लोग परेशान हैं, और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सोने चांदी एक तरफ, लेकिन अगर लोगों की रसोई पर महंगाई का असर पड़ेगा तो उसका सबसे ज्यादा जो नाराजगी है उसको लेकर वो देखने को मिलती है। उम्मीद है कि कुछ राहत जरूर मिलेगी। आलोक जी ने जैसा कहा कि भाई अगर सरकार जो है वो नजर बनाए रखती हो और इसके एक आरबीआई के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के ऊपर नहीं जाने दे देती, तो कम से कम ये जरूर कहेंगे कि भाई आम जनमानस को राहत दीजिए ताकि महंगाई की मार से वो बच सके। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो रोजमर्रा की जरूरतें और खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, जिसके चलते आम जनता बेहाल है, क्योंकि एक बार फिर से उस पर महंगाई की मार है। जनहित में आज उतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सेवक जन चौपाल में सिम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। ऐसा लग रहा था कि कोई रैली हो रही हो, वहां पर कोई बड़ा क्या रोड शो हो रहा हो, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, जन सैलाब था। हाँ, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे किरण चौधरी जी, डॉक्टर, हमारे मास्टर सत्यपाल जी, हमारे राम विशाल पूज्य रविदेव जी, और हमारे उधर जो है देशराज जी, राजीव शर्मा जी, हमारे राकेश जी, मोगा जी, शोभाराम,
मनोज गर्ग जी, संदीप जी, उधर अनीता जी और ललित जी, और उधर मनोज और कोई दिखाई नहीं दे रहा उधर अरोड़ा जी कहाँ, जगपाल जी हमारे, अरे तो बहुत सीनियर आदमी है हमारा विक्रम पहलवान, बिल्कुल जो है चीन की दीवार की सैनी जी, और का मैं इसलिए उल्लेख करता हूं श्यामवीर जी, जब हम ओटीसी कर रहे थे हमारे जो है वो थे नियंत्रक पूरे और देखा कि पहले वहां बैठे थे मेयर साहब मैडम जैसमिरण जी, और उन्होंने अपनी सीट छोड़ के जो है उनको वहां बैठा दिया और ये जमीन पर बैठ गए। ये भारत पार्टी की देखिए हमारी पद्धति है। पूज्य महाराज जी, ये जो है देखने को नहीं मिलेगा। लोग सीट के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये पद्धति है, नीति है कि दूसरों को आगे कर दिया जाता है। जैसे मैं भी देखिए छोटे में ही जो है सब लोगों ने मुझे हमारे त्यागी जी, अजीत जी हैं, हमारा राग आदेश जी, अब मैं कितने नाम लूं, मैं सबको है, उधर हमारा गौरव, बलवंत जी को कैसे भूल सकते हैं? बताए बलवंत जी, हम आपको भूले? बलवंत जी मेरे से मिलने के लिए विधानसभा में आए थे अभी, और बलवंत जी को हम जानते हैं बहुत साल से, लगभग 30 सालों से भी, हाँ 95 से। और बलवंत जी की आयु जानते कितनी हो गई है? 9 दशक पूरे कर लिए पूरे उन्होंने, और पूरे भगवान की कृपा से 27 होंगे आप क्या भाई, जिंदाबाद करिए एक बार जोर से देखिए, सब भगवान की कृपा होगी, गंगा कृपा होगी। वीरेंद्र सैनी जी, मानवेंद्र कहाँ है? अभी उधर है, झबरेड़ा वाली पगड़ी बदवाई थी अभी हमारी। आए हुए हमारे सभी किसान भाई, सभी हमारी बहनें, आप सबका नाम अब मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल दूंगा नहीं, लेकिन अब इतना बोलूंगा तो फिर यही नाम ही बोलते रहूंगा। फिर अभी स्वामी जी मुझे याद है भाइयों, बड़ा सुंदर अवसर है ये आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जी श्री मयूर दीक्षित जी, और अभी नए हमारे यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत सिंह जी, और मुख्य विकास अधिकारी जी, सभी हमारे सभी कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, सच में आपने मेरा स्वागत किया। हमारे युवा साथियों ने नारे लगाए, भरे नारे लगाए, और हमारी बहनों ने पारंपरिक परिधानों में आकर मेरा तिलक लगाकर मुझे आशीर्वाद दिया। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रम, ये हमारी कार्य संस्कृति के प्रमुख हिस्से रहे, हमारी संस्कृति के पार्ट रहे हैं कि लोगों के उनकी समस्याओं को सुने, और इसीलिए हमने जन जन के द्वार ये कार्यक्रम चलाया। उनके माध्यम से अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोग इन जन चौपालों में अपनी सहभागिता कर चुके हैं महाराज जी। हमारे राज्य में ये अपने आप में राज्य स्थापना के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और इसके पीछे हेतु है कि दूर दराज के गांव में, देहात में, सीमांत क्षेत्रों में लोगों को सरकार के पास न जाना पड़े, प्रशासन के पास न जाना पड़े, जिला मुख्यालय न जाना पड़े, राज्य के मुख्यालय देहरादून, सरकार और सरकार के प्रशासन के सभी विभाग उनके गांव में जाएं। और हमने प्रत्येक न्याय पंचायत ऐसे जन सुनवाई के कार्यक्रम जो है 17 दिसंबर से प्रारंभ किए।
45 दिन का हमने एक कार्यक्रम रखा था और जगह जगह से डिमांड की कि इस कार्यक्रम से लोगों को बहुत फायदा, उनके प्रमाण पत्र उनके घर के पास बन रहे हैं। लाभार्थी योजनाएं चाहे भारत सरकार की हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा जो अनेक लाभार्थी योजनाएं गांव के गरीब, मजदूर, वंचित, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ मिले। और मैं सबसे पहले कार्यक्रम में खेत में एक चौपाल में मैं सम्मिलित हुआ और मैंने ऐसे ही जैसे आज मैंने यहाँ पर लगभग 40-50 संवाद किया, उनकी आवेदन पत्र लिए। इसी प्रकार जब मैं आवेदन ले तो एक आवेदन बार बार नाम पुकारे जा रहे थे, मैं खुद बता रहा, मैं लिखवा रहा था और एप्लीकेशन ले रहा था। एक नाम पुकारा, वो आए नहीं। अब मुझे लगा कि यहाँ लगी हुई है, नाम इनका लिया जा रहा है, आ क्यों नहीं रहे। बाद में पता कि वो हमारे दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग भाई हैं। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है अपनी कि मेरा जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनना है। अजीत जी प्रमाण पत्र बनना है। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल है, दिव्यांग भाई बहन कैसे। तब मुझे उन्होंने कहा कि ये चौपाल जब यहाँ की पूरी हो, जब ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो जाएगा, हम सारे डॉक्टर लेकर उनके घर पर जाएंगे और वहीं पर हम सर्टिफिकेट बनाएंगे। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों